नमस्ते शिक्षार्थियों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7वीं का जो हिंदी का किताब है उस किताब की दूसरी इकाई का तीसरा पाठ हमने देखा है, उसकी चर्चा हमने की और आपको स्वाध्याय में लिखने के लिए कहा गया है। और अब जो चौथा पाठ है वह उस पाठ की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ये जो पढ़ो समझो और लिखो चौथा पाठ यहाँ पर दिया हुआ है कि शब्द संपदा। डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी का यह पाठ है। यह निबंध यहाँ पर उनका दिया हुआ है, रणसुभे जी का। और यहाँ पर शब्द संपदा, संपदा का अर्थ क्या होता है शिक्षार्थी? संपदा का अर्थ होता है संपत्ति, शब्द रूपी संपत्ति। हमारे संतों ने, मराठी के संतों ने या समस्त भारत के तथा दुनिया के संतों ने शब्दों का महिमा गाया हुआ है। मराठी के ज्ञानेश्वर तो कहते हैं कि शब्द हमारे लिए, शब्द ही हमारे लिए रत्न है, रत्नों के बराबर है। अन्य कोई संपदा की या संपत्ति की, अन्य प्रकार की संपत्ति की हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जैसे कि हम जिसके पास बहुत धन होता है उसे हम धनवान कहते हैं, उसी तरह जिसके पास शब्दों का भंडार होता है, शब्द के धनिक होते हैं, शब्द के धनिक होते हैं, वे हमें किस रूप में समाज में देखने के लिए मिलते हैं? एक साहित्यकार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में इनका परिचय हमसे होता है। यहाँ पर शब्द संपदा के रूप में डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी का यहाँ पर निबंध दिया हुआ है। इनके परिचय के संबंध में यहाँ पर दिया हुआ है कि उनका जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा कर्नाटक में हुआ। उनकी लगभग 65 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। और जो भी उनकी 65 किताबें प्रकाशित हुई है उनमें उन किताबों में किन विषयों को उन्होंने उठाया है? विशेषकर अनुवाद का समाजशास्त्र। अनुवाद किस प्रकार किया जाता है, किन बातों की तरफ अनुवाद करते समय ध्यान देना चाहिए, वो भी एक साहित्य की विधा है। अनुवाद एक साहित्य की विधा है, तो उसका जिक्र उन्होंने अपने किताबों के माध्यम से किया है। हिंदी कथा साहित्य के बारे में उन्होंने समीक्षाएं लिखी हुई है और देश विभाजन यह भी उन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया है। डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ये मराठी भाषी है और मराठी भाषी होने के बावजूद भी अपनी प्रतिभा के बल पर हिंदी का बड़ा ज्ञान होने के कारण, हिंदी साहित्य से परिचित होने के कारण अपनी प्रतिभा से हिंदी साहित्य जगत में भी उन्होंने बहुमूल्य कार्य किया है। लेखक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में, अनुवादक के रूप में, समीक्षक के रूप में वे जाने जाते हैं। और यहाँ पर जो निबंध दिया हुआ है कि इस निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। शिक्षार्थियों, आपको मालूम है कि शब्द यह बड़े सामर्थ्यवान होते हैं। हम अपनी मातृभाषा मराठी होने के कारण हम अपना व्यवहार, दिन की सारी जो बातें हैं अपनी मातृभाषा में ही व्यक्त करते हैं। जो भी कार्य होते हैं वे मातृभाषा से ही व्यक्त करते हैं। तो इन शब्दों का अपना सामर्थ्य होता है। शब्द निर्जीव नहीं होते। शब्द जो रोता है उसे हंसाते हैं, जो हंसता है उसे रुलाते हैं। इतना सामर्थ्य शब्दों में होता है। हम किताबों में हमें ये जो शब्द निर्जीव दिखाई देते हैं, जो कि वर्णों के रूप में
जुड़कर शब्द बनते हैं, शब्दों से जुड़कर वाक्य बनते हैं और भाषा के रूप में हम व्यक्त होते हैं, भाषा के रूप में हम व्यक्त होते हैं। इतना सीमित सामर्थ्य इनका नहीं है। चैतन्य भरने का सामर्थ्य इन शब्दों में होता है। इसलिए इस पाठ के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से यहाँ पर शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए बात वह करते हैं। और साथ ही साथ शिक्षार्थियों, यह हम सदियों से सुनते आ रहे हैं या सुनने के लिए मिलता है कि सबसे सच्चा साथी अगर कोई हमारा होता है तो वह किताब है। किताब ही हमें घर बैठे बैठे दुनिया से परिचित कराते हैं, जो कि हमें कभी भी धोखाधड़ी नहीं करते, हमारे साथ कभी भी धोखाधड़ी करते नहीं हैं। एक सच्ची मित्रता की भूमिका हमेशा किताब निभाते हैं। इसलिए पढ़ने की तरफ, उन्हें समझने की तरफ, पाठों को समझने की तरफ, बातों को समझने की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्वयं अध्ययन में दिया हुआ है कि वाणी कैसी होनी चाहिए, बताओ। यहाँ पर वाणी मधुर होनी चाहिए, वाणी विनम्र होनी चाहिए और इस तरह वाणी जैसी है हमारी, वैसे ही सामने वाले व्यक्ति व्यक्त होते हैं। अगर हमारी वाणी कठोर है तो सामने वाले व्यक्ति भी कठोर तरीके से हमसे पेश आते हैं, नहीं तो नाउम्मीद हो जाते हैं हमें सुनने वाले। तो इस तरह वाणी का सामर्थ्य एक अपना सामर्थ्य है और जो कि बहुत ही बड़ा होता है। यह बात इस पाठ के माध्यम से समझाई है। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति और संस्कृति के मूल में है। यह जो आदि है, आदिकाल से जो मनुष्य ने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो भी विकास यात्रा हुई है, नई संस्कृति निर्माण हुई है, सभ्यता निर्माण हुई है और इस संस्कृति और सभ्यता में हम अपना जीवन सुचारू रूप से जीते हैं। यह केवल एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं है, उस हजारों सालों के प्रयास के कारण, मेहनत के कारण, प्रयत्नों के कारण यह संस्कृति और सभ्यता निर्माण हुई है। भाषा ने इसे बनाया है। ये जो विकास है, विकास यात्रा का रहस्य किसमें है कि तो उत्तर हम किस प्रकार ढूंढते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हुआ और विकसित मस्तिष्क के कारण यह सारी प्रगति संभव हो सकी है। लेकिन लेखक इस बात को वह नकारते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हुआ और उस विकसित मस्तिष्क ने प्रगति उसके कारण संभव हो सकी है। इस बात को वह क्या करते हैं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यह अपूर्ण उत्तर है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। जड़ में नींव, जड़ का क्या होता है? नींव। यहाँ पर सही उत्तर क्या कहते हैं, किस प्रकार बताते हैं रणसुम्भी जी कि यह जो विकास हुआ है, यह विकास विकसित मस्तिष्क के कारण नहीं हुआ। इस विकसित मस्तिष्क ने भाषा की खोज की और भाषा के कारण यह सारी प्रगति हुई है। संसार की एक ही शिक्षार्थियों भाषा मनुष्य ने विकसित की है, तो सभी मनुष्यों की एक ही भाषा नहीं है। अलग अलग प्रदेश के लोगों की अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग जाति के लोगों की अलग अलग प्रकार की भाषा होती है। अलग अलग अपने अनुभव के बल पर, अपने विकसित मस्तिष्क के बल पर उसने क्या की, सबसे पहले भाषा का निर्माण किया, भाषा की उसने खोज की और भाषा के खोज के परिणाम स्वरूप ही मनुष्य आज जो भी विकास हमें देखने के लिए मिलता है उसे हासिल करने में कामयाब हुआ है। इसका मतलब क्या होता है शिक्षार्थियों?
कि यह जो प्रगति हुई है, यह प्रगति भाषा के कारण ही संभव हो सकी है। संसार में कई सारे क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में भाषा के कारण असीम प्रगति हमें नजर आती है, असीम प्रगति दिखाई देती है, जिसकी तुलना आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जो प्रगति के शिखरों को छू नहीं रहा हो। हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है और यह प्रगति भाषा के कारण ही संभव हो सकी है। और यहाँ पर कहते हैं कि सभी प्रगति के जड़ में क्या है? भाषा है। ये जो प्रगति हुई है, ये जो विकास हुआ है, हर प्रकार का विकास, हर प्रकार का विकास, ये भाषा के कारण ही संभव हो सका है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ है भाषा के कारण। बहुत सारी भाषाएं हैं। भारतवर्ष में 1200 बोलियां बोली जाती है। 1200 बोलियों में व्यवहार लोग करते हैं। इतनी सारी बोलियां हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, और दुनिया में तो कई सारी भाषाएं होंगी, असंख्य भाषाएं होंगी। और इन असंख्य भाषाओं का निर्माण मनुष्य ने अपने मस्तिष्क के बल पर किया है, और इसलिए अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग ज्ञान शाखाओं में भाषा के बल पर ही वे प्रगति कर सके हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। यहाँ पर संयोजन का अर्थ क्या होता है? मिलना। यह भाषा केवल शब्दों का जुड़ाव नहीं होती, भाषा से हम व्यक्त होते हैं। हमारी अगर कोई बात सुनता है, सामने वाला अगर हमारे दुख भरी व्यथा को सुनता है तो उसके भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यानी भाषा क्या करती है? भाषा अपने भावों को जीवंत रूप में व्यक्त करती है, भावनाओं को जीवंत रूप में व्यक्त करती है। इस तरह का सामर्थ्य शब्दों में होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का समूह। केवल शब्दों का समूह नहीं, अर्थपूर्ण शब्द। सार्थक यानी अर्थपूर्ण। अब अर्थपूर्ण शब्दों का मेल भाषा होती है, जो कि सही रूप में हमें अपने विचारों को व्यक्त करने में, हम अपने विचारों को व्यक्त करने में सफल होते हैं। हम अपने भावनाओं को औरों के सामने रखने में समर्थ होते हैं। ये किस कारण? सार्थक भाषाओं के मेल के कारण, शब्दों के मेल के कारण। सार्थक शब्दों के मेल के कारण हम क्या करते हैं? अपने सही भावनाओं को, अपने सही विचारों को और उनके सामने रख पाने में समर्थ होते हैं। तो इस तरह भाषा का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। तो इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं, पहले परिच्छेद में यह बात समझाते हैं रसोगी जी कि आदिम काल से आधुनिक काल तक जो भी प्रगति हुई है वह मनुष्य के विकसित मस्तिष्क के कारण होकर मनुष्य के विकसित मस्तिष्क में जो भी भाषा की खोज हुई, भाषा का निर्माण किया, उस भाषा के बल पर ही आज तक की जो भी प्रगति हमें देखने के लिए मिलती है वह सारी प्रगति भाषा के कारण ही संभव हो सकी है। और साथ ही साथ यह जो अलग अलग ज्ञान शाखाएं हैं, यह ज्ञान शाखाएं अपने अपने ज्ञान से समृद्ध भाषा के कारण ही हो सकी है। और साथ ही साथ यहाँ पर भाषा का अर्थ भी वह समझाते हैं। तो शिक्षार्थी यहीं पर रुकेंगे, अगली वीडियो में जो पाठ रहा हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।